2 और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है देखे नियम 6 उप नियम 1 रैयत द्वारा। हेलो दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि अभी हमारे बिहार में जमीन का सर्वे चालू हो चुका है और जमीन सर्वे कराने के लिए सभी रैयतों को यानी भूमि धारकों को अपने अपने जमीन का सर्वे कराना बहुत ही अनिवार्य है। और इस सर्वे कराने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉर्म फिलअप करना। और इस फॉर्म फिलअप करने में काफी सारा प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप करके जमा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका ये भाई पूरा प्रोसेस बताएगा आपको फॉर्म भरने का तरीका। इसके लिए 3 फॉर्म अभी जरूरी है, जिसमें सबसे नंबर 1 है फॉर्म 2, 2 नंबर में है फॉर्म 3(1) और सबसे लास्ट है वंशावली। तो भाई आज की इस वीडियो में हम केवल फॉर्म 2 को भरना सिखाएंगे, क्योंकि अगर तीनों फॉर्म एक वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे नंबर 1 पार्ट ये है और इसमें आज सीखने वाले हैं आप फॉर्म 2 कैसे फिलअप किया जाता है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए अपने जमीन का रसीद काट लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको जमीन का रसीद निकालने नहीं आता है या अभी तक नहीं निकलवाए हैं तो यहाँ पे आई बटन पे मैं अपना एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैं पूरा फुल प्रोसेस बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने जमीन का रसीद निकाल सकते हैं, वो भी मोबाइल से बताया हूँ। तो आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपना जमीन का रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हमारे पास आ गया है प्रपत्र 2 और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है देखे नियम। तो चलिए अभी हमारे पास आ गया है प्रपत्र 2 और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है देखे नियम 6 उप नियम 1 रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। रैयत का मतलब होता है जो जमीन को जोत कोड़ कर रहा है उसको रैयत बोला जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब क्या होता है, जिस गांव से सरकार को राजस्व प्राप्त होता हो उस गांव को राजस्व ग्राम बोलते हैं। तो आपका जो राजस्व ग्राम पड़ेगा उसको गांव का या नाम यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। उसके बाद आपको आता है थाना नंबर। थाना नंबर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने रसीद पर देख सकते हैं, या आपका ज़मीन का दस्तावेज होगा वहाँ पे भी आपके ज़मीन का थाना नंबर लिखा होगा कि किस थाना में आपका ज़मीन पड़ता है। तो वहाँ से देखकर आपको यहाँ पे लिख देना है। तो उसके बाद हल्का नंबर, हल्का भी सर्वे में हम लोगों को उतना ज़रूरी नहीं है, इसको खाली भी आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है पुलिस थाना, जहाँ पे आपका पुलिस थाना होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद अगला आता है अंचल। अंचल किस अंचल में आपका ज़मीन पड़ता है, तो वहाँ पे इस जगह पे आपको अपना अंचल का नाम लिखना है। जैसे मैं अपना अंचल का नाम लिख दिया। आगे पूछ रहा है यहाँ पे जिला का नाम, तो जिला अपना जो भी जिला आपका होगा, जैसे मेरा पश्चिमी चंपारण है तो मैं पश्चिमी चंपारण लिख दिया हूँ। और इस तरह करके अपना सारा ऊपर वाला को भर लेना है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं अभी, और इस भाई पॉइंट को थोड़ा ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे मेन चीज़ आपको यहीं पे है, ये जो यहाँ कॉलम नंबर 1 है, इस तरह इसमें आपको 11 कॉलम तक दिया गया है, जिसमें सबसे नंबर 1 कॉलम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे पहले पढ़ कर सुनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत का नाम, 100 हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, सहित एवं पिता का नाम। पहले देखिए जो भी सवाल होता है उस सवाल के अंदर ही बहुत सारा उसका आंसर छुपा होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ऊपर दिख रहा है रैयत का नाम, यानी रैयत का नाम लिखना है। रैयत का मतलब क्या होता है, जो जमीन का जोत कोड़ कर रहा है उसको रैयत बोला जाता है। तो रैयत का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 100 हिस्सेदारों का नाम, यानी जितना आदमी उसमें हिस्सेदार होगा उनका भी नाम इसमें लिखना है। अगर उस हिस्सेदारों का कोई अंश भी होगा, जैसे कोई उनका लड़का होगा या लड़की होगा, तो उस सब का भी नाम यहाँ पे लिखना अनिवार्य है। अगर कोई हो सहित, यानी हिस्सेदार का भी नाम लिखना है और हिस्सेदार का अंश जो होगा, उसका बाल बच्चा जो होगा, उसका भी यहाँ पे नाम आप लोगों को लिखना है अगर कोई हो तो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं
कोई आदमी है जिसका नाम है धामू, धामू नाम है, और उसके एक और भाई का नाम, जैसे वो 4 भाई है लोग, एक का नाम हो गया धामू, दूसरे का नाम हो गया रामू, तीसरे का नाम हो गया श्याम, इस तरह करके 4 भाई है लोग। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर करके इस तरह यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे पहले लिखना है धामू, धामू का कितना अगर इसका शादी हो गया है तो कितना आदमी उसका बाल बच्चा है लोग, तो यहाँ पे अंश अगर होगा तो यहाँ पे अंश लिख देना है। 1 नंबर दे के यहाँ पे 1 नंबर 1 में अंश, यहाँ पे अंश आपको लिख देना है। उसके बाद सेकेंड में है रामू, तो रामू यहाँ पे लिखकर उसका भी अगर अंश होगा तो अंश जना देना है, नहीं अंश होगा तो नहीं जनाना है। इस तरह करके आपको ये पूरा कॉलम 4 भाई का पूरा डिटेल भर देना है। अगर उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे पिता का नाम, पिता लिखकर, और चारों भाई का जो पिता का नाम होगा वो यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है। अगर आप 4 भाई हैं और एक साथ सारा लोग जोत कोड़ कर रहा है खेत को, तो उस अवस्था में इस तरह भरेंगे। अगर आप लोग 4 भाई हैं और अपना अलग अलग ज़मीन जोत कोड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी भाइयों को अलग अलग इस तरह प्रपत्र 2 अलग अलग फिलअप करना पड़ेगा। उस वक्त आपको इस फॉर्म में यहाँ पे 1 नंबर देना है, और यहाँ पे सीधे अपना क्या लिखना है, अपना मान लीजिए धामू एक अलग अपना फार्म भर रहा है तो यहाँ पे लिखाएगा धामू, और उसका अंश है तो अंश लिखाएगा, उसके बाद नीचे पिता का नाम लिख दिया जाएगा। ऐसे करके इस कॉलम को, कॉलम नंबर 1 को भरना है। इसी कॉलम में सारा आदमी गलती कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारा फॉर्म खराब हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। और उसके बाद सेकेंड कॉलम में आता है अस्थाई पता। तो इस कॉलम में आपको उस अस्थाई पता को लिखना है जिस अस्थाई पता में आपका घर हो, आप रहते हो। ये जो खेत वाला है वो अस्थाई पता नहीं लिखना है, जिस अस्थाई पता का मतलब जहाँ पे आप घर बना के रह रहे हैं उस अस्थाई पता को यहाँ पे लिखना है। जैसे पता यहाँ लिख के, मान लीजिए मेरा अस्थाई पता है इनारवा, उसके बाद ग्राम, ग्राम हो गया, यहाँ पे ग्राम लिखना है। उसके बाद नीचे आपको थाना, जिला, अंचल, ये सब करके आपको पूरा फुल डिटेल यहाँ पे लिख देना है अस्थाई पता में। तो इस तरह करके आपका सेकेंड कॉलम भी फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला कॉलम में बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ऊपर लिखा हुआ है स्वामित्व आधारित भूमि का ब्यौरा, यानी धारित भूमि का ब्यौरा मतलब जो जमीन है उसका ब्यौरा आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको खाता संख्या यहाँ पे लिखना है, किस खाता संख्या में आपका ज़मीन है, आपका जो ज़मीन है उसका खाता संख्या क्या है। तो खाता संख्या अपना दस्तावेज पे देख लेना है, या अगर दस्तावेज नहीं है तो रसीद भी अगर आपके पास होगा तो रसीद में भी आपका ये खाता नंबर लिखा होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए रसीद नीचे ही रखा हुआ हूँ, तो इसमें से अपना खाता नंबर देखकर और रसीद इसमें फिलअप कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए रसीद अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना खाता नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। खाता नंबर फिलअप करने के बाद उसके बाद पूछ रहा है खेसरा, रकवा, चौहदी। तो सबसे पहले समझते हैं खेसरा। खेसरा भी आपके रसीद पे भी मिल जाएगा, इधर उधर आपको नहीं जाना है। रसीद पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए खेसरा संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, और रकवा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो तीनों कॉलम है, 3 नंबर कॉलम, 4 नंबर कॉलम और 5 नंबर, ये तीनों डिटेल आपको आपके रसीद में मिल जाएगा। तो रसीद से देख के अपना फटाफट से यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद आ जाता है समझने वाला कॉलम, फिर 6 नंबर कॉलम। 6 नंबर कॉलम पे आप जैसे आइएगा तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है चौहदी। चौहदी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ज़मीन हो गया, समझ ले, ये आपका ज़मीन हो गया और इधर एक आदमी का ज़मीन है, इधर है, इधर है और इधर है। तो चारों तरफ से जो आदमी है उसको बोला जाता है चौहदी। तो आपको उस चौहदी वाले का नाम लिखना है जो अभी फ़िलहाल में आपके चारों तरफ से है लोग। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा आदमी अपने दस्तावेज में देखकर और चौहदी वाला नाम यहाँ पे लिख देता है, जिसके कारण वो गलत हो जाता है।
मान लीजिए आप जब ज़मीन खरीदे हैं उस वक्त दस्तावेज में अगर आपके चौहदी में कोई दूसरा आदमी होगा, बाद में वो ज़मीन बेच दिया है तो उसके बाद अब दूसरा आदमी हो गया होगा, तो अभी फ़िलहाल करेंट में जो आदमी आपके चौहदी में होगा इधर उधर चारों तरफ, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे उत्तर की तरफ जो है तो यहाँ पे उत्तर लिख कर और यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। फिर उत्तर के बाद पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इस तरह करके चारों साइड का जो जो भी आदमी अभी करंट में होगा उसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। इस तरह करके कॉलम नंबर 6 को भरना है। इसमें बहुत सारा लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, अपने दस्तावेज को देखकर भरते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करना है। अभी करंट फिलहाल में जो आपका चौहदी वाला होगा लोग चारों तरफ से, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है 7 नंबर कॉलम। इसमें आपको पूछा जा रहा है किस्म ज़मीन। किस्म ज़मीन का मतलब क्या होता है, यानी कौन किस किस्म का आपका ज़मीन है। जो ज़मीन का आप यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, वो ज़मीन किस किस्म का है, यानी खेती बाड़ी करने वाला है या पोखरा तालाब है या गाछ वृक्ष लगाए हैं, उस किस्म को यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। कि मान लीजिए अगर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं तो यहाँ पे खेती बाड़ी लिखा जाएगा। अगर पोखरा है, मछली पालन करते हैं तो यहाँ पे पोखरे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी और काम के लिए जैसे गाछ वृक्ष लगाए हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा वृक्षारोपण। इस तरह करके अपना ज़मीन का जो भी आप उपयोग कर रहे हैं, अगर आपके ज़मीन पे घर है तो यहाँ पे लिखना है घर। इस तरह करके आपको 7 नंबर कॉलम को फिलअप कर देना है। तो उसके बाद आप हम लोग को आता है अगला कॉलम 8 नंबर। इसमें आपको पूछा जा रहा है शेष को छोड़कर लगान। शेष को छोड़कर लगान का मतलब क्या होता है, आपको अपने रसीद पे देखना है कि आपका जो ये ज़मीन का है, जो यहाँ पे आप लोग भरे हैं खाता संख्या, खेसरा संख्या, वो ज़मीन का लगान कितना रुपया आप दे रहे हैं सरकार को, उसको यहाँ पे लिखना है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको फटाक से यहाँ पे अपना क्या करना है, रसीद को निकालना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लगान कितना रुपया लग रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है आपको जमाबंदी संख्या। 9 नंबर कॉलम में जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पे देखिए, रसीद जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर जमाबंदी संख्या, हल्का के नीचे आपको दिखाया लिख रहा है जमाबंदी संख्या। इसमें से देख के आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है 10 नंबर कॉलम, भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। यानी भूमि पर दावा का आधार, यानी किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कि आपका ये ज़मीन है। तो अगर आपके बाबा दादा का ज़मीन होगा तो आपको उत्तराधिकार यहाँ पे लिख देना है कि हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है यह ज़मीन। अगर किसी ने दान में दिया है तो दान लिखा जाएगा, अगर खरीदे हैं तो क्रय लिखा जाएगा, अगर इन सभी में से कोई नहीं है तो यहाँ पे अन्य लिख दिया जाएगा। इस तरह करके 10 नंबर कॉलम भी आपको भर लेना है। उसके बाद आपको 11 नंबर कॉलम आता है अभियुक्त अगर कोई हो। तो अगर अभियुक्त कोई होगा तो उसका नाम यहाँ पे जना देना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे दिखाया, इस तरह करके आपको पूरा फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और सबसे लास्ट में नीचे आपको देखिए पूछा जा रहा है स्थान, किस स्थान से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस स्थान को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद स्थान लिखने के बाद तिथि, यानी किस डेट में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपको पूछा जा रहा है रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। यानी रैयत का नाम लिखना है जो भी अगर हो, अगर आप लोग 4 भाई हैं लोग तो चारों भाई का यहाँ पे नाम लिखना है 1 नंबर 2 नंबर करके। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके आपको सभी रैयतों का, सभी भाइयों का यहाँ पे नाम लिख देना है। सभी भाइयों का अंगूठा का, अगर अंगूठा लगा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो अंगूठा लगाएगा, पढ़ा लिखा होगा तो हस्ताक्षर कर देगा। और सभी भाइयों का मोबाइल नंबर भी उसके नाम के सामने सामने लिख देना है। और सभी भाइयों का आधार संख्या भी लिख देना है। और उसके बाद नीचे आपको पिता का नाम भी लिखना है। इस तरह करके ये पूरा प्रोसेस करके आप इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म भरने में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और
हमसे आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा वहाँ तक आपको हम मदद करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसा ही कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।